हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओबेरॉय कॉन्सेप्ट पर। मैं सैली शर्मा आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट 2 लेके आ गई हूँ, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। गाइस, मैं आज इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आ गई हूँ और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, पिछले वीडियो में जाके पार्ट 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारी में जरूर पढ़ें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये जो रिप्रोडक्शन यानी कि ये जो जनन होता है, इस जनन में सिर्फ और सिर्फ एक माता पिता, या तो एक माँ होगी या तो एक पिता होंगे, या तो अगर वो माँ होगी तो उसमें पिता के गुण होंगे, अगर वो पिता होगा तो उसमें माँ के गुण होंगे। उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट ये आता है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी को भी मतलब निषेचन करने का ज़रूरत नहीं होता, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने की इम्पोर्टेंस नहीं होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस में होता क्या है कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यानी कि ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कम टाइम में जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट ये आता है कि इसमें जो होता है ना कि अगर मान लीजिए अमोइबा है तो अमोइबा में वो या तो 2 भाग में बटेगा या तो 2 से ज़्यादा भाग में बटेगा, तो इसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को मिल पाते हैं। तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा ईजी था, मैंने आपको आसान शब्दों में हिंदी में बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए आप ये पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सिंपल है, ये भी सेम ही होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें सेम ही होगा। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसका जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस कर देता है। तो गाइज, यहाँ तक जो रिप्रोडक्शन हुआ, मैंने आपको जो समझाया, इसको ना अपने ब्रेन में एकदम अच्छे से घुसा लेना है। अगर आपको यहाँ तक में कुछ दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी। यहाँ पे आप पढ़ते हैं, एक पॉइंट आता है निकल कर, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भेद क्या होता है, वो कितने टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप उसका आता है फिजन। फिजन यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 इंडिविजुअल भागों में अगर बांट देता है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग फिजन कहते हैं। फिजन मतलब उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, फ्यूजन का यहाँ पे दिया गया बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, जिसका यहाँ पे डायग्राम पूरा का पूरा रच दिया गया है, एंड होता है मल्टीपल फ्यूजन, जिसका यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम दिया गया है। तो चलिए अब हम समझते हैं हमारे ये पूरे फ्यूजन का जो डायग्राम हमने बनाया है, इसको पूरा का पूरा एकदम विस्तारित, एकदम कहते हैं ना शुद्ध भाषा में विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन, पहले तो यहाँ पे अगर हम कोई एक सेल को ले सकते हैं, ये हम यहाँ पे मैंने सेल को लिया है, एक कोई भी सेल हो सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में ऑब्वियसली एनिमल सेल ले सकते हैं। एनिमल सेल में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, ये आपका सेल वॉल है। सबसे पहले यहाँ पे आप सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है ये 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे ये 2 भागों में बट रहा है, एंड साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे करके एकदम टूटता जा रहा है। एंड उसके बाद जो सेल वॉल होता है ये भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, एंड वो भी टूटता जा रहा है। तो उसके बाद फाइनली इन 2 प्रोसेसेस के बाद जो होता है, यहाँ पे 2 भागों में आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद, कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे 2 भागों में सेल बट जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन जो होता है ना, ये थोड़ा सा कम होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में ये होता है कि यहाँ पे एक सेल का डायग्राम, मल्टीपल फ्यूजन का पूरा डायग्राम रचा गया है। यहाँ पे एक सेल बना हुआ है, इसके अंदर सिर्फ एक मात्रा में सिर्फ इकलौता न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ये है इकलौता न्यूक्लियस,
बहुत प्यार मिलता है इसको। इकलौता न्यूक्लियस जो होता है ना, ये बंट जाता है काफ़ी सारे भागों में, जैसे आपको दिखा गया है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 1 से 2 बने, यहाँ मदर सेल और यहाँ डॉटर सेल बने, तो ये क्या होता है, इसका जो होता है ना थोड़ा सा सेल वॉल जो होता है ना वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस जो होता है ना ये खुद में ही रिप्रोड्यूस कर लेता है सेल के अंदर। तो न्यूक्लियस के यहाँ पे लगभग बहुत सारे भाग हो जाते हैं, और जब यहाँ पे इतने सारे न्यूक्लियस को रहने के लिए, यानी कि और ज़्यादा वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे वो सेल वॉल को पूरी तरीके से तोड़ के बाहर निकल जाता है एंड वो अलग अलग भागों में बंट जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया पूरा विस्तार। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग वो प्रक्रिया है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के किसी भी भाग से एक छोटा सा उभार ले आते हैं। वो शरीर से ही मतलब निकलते हैं, एक छोटा सा जो जैसे हम लोग मान सकते हैं अपने शरीर से एक छोटा सा उभार ले आते हैं, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बडिंग का डायग्राम दिया हुआ है। बडिंग में हाइड्रा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया गया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यीस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है दोनों का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा का। यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रा का डायग्राम है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रा अपने पूरा एकदम जो बॉडी है ना उससे ही 4 उभार, यानी कि 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितना भी आ सकता है। तो ये उभार जो होता है धीरे धीरे बड़ा होते जाता है एंड यहाँ पे ये आखिरकार यहाँ से कट के अलग हो जाता है एंड अलग हो के वो एक सिंगल हाइड्रा का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे जो ये सिंगल हाइड्रा, ये भी सेम प्रोसेस आगे बढ़ाते जाता है। ये प्रोसेस रुकता नहीं है रिप्रोड्यूस करने का। इसके बाद आते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया। इसका डेफिनेशन बताती हूँ कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल में लिया जा सकता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने भी भागों में बट जाए, वो अपना पूरा बॉडी का जितना शेप एंड साइज है वो धीरे धीरे करके एडेप्ट हो जाता है, वो उसी रूप में आ जाता है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है प्लेनेरिया का। इसको अपने भाषा में क्या बोलेंगे, प्लेनेरिया, नॉट प्लेनेरिया। अच्छे से शुद्ध बोलेंगे। प्लेनेरिया का यहाँ पे दिया गया है पूरा का पूरा डायग्राम। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्लेनेरिया, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें प्लेनेरिया को 3 भागों में बांटा गया है। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया हेड, ये हो गया मिडल पीस और ये हो गया टेल। तो ये जो 3 भागों में बांटा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे करते करते कितना भी दिन क्यों ना लगे, कितना भी टाइम क्यों ना लगे, आखिरकार ये जो होता है एक फुल प्लेनेरिया का रूप धारण कर ही लेता है। यहाँ पे फर्स्ट प्लेनेरिया जो कि हमारा हेड पार्ट था वो एक प्लेनेरिया बन चुका है, जो हमारा मिडल पार्ट था वो हमारा प्लेनेरिया बन चुका है एंड जो टेल वाला पार्ट था वो भी प्लेनेरिया बन चुका है। तो यहाँ पे प्लेनेरिया का मैंने एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे समझा दिया। तो गाइज़ थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ। हमारे माँ बाप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने में, हमें लिखाने में, हमारे अच्छे भविष्य को बनाने में। माता पिता बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप थोड़ा मन लगा के इस वीडियो को देखो और अच्छे से ध्यान से पढ़ो, और मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको धीरे धीरे करके अपने एक नोट्स के कॉपी में नोट ज़रूर कर लो। मैं लिंक, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट 1 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? पहले तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का 2 भाग को जानते हैं। जो पहला भाग है ग्राफ्टिंग, दूसरा भाग है कटिंग। पहले कटिंग समझते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेबल को हटा रही हूँ, चिंता मत करिएगा।
यहाँ पे दोनों समझाऊंगी बट थोड़ा सा आगे पीछे करके। यहाँ पे पहले कटिंग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं एक पेड़ का। उतने अच्छे से नहीं बना रही हूँ, सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। एक पेड़ का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ओके। एंड हम लोग करेंगे क्या, जब हम लोग कटिंग के बारे में समझ रहे हैं तो हम लोग को करना ये है कि अगर मान लीजिए हम इस पेड़ को यहाँ से काट देते हैं, इस पेड़ को यहाँ से काट दिया गया एंड दैट्स इनफ। यहाँ पे पेड़ कट चुका है। तो यहाँ पे जब पेड़ कट गया है तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो न्यूट्रिशन लेते रहता है ना, रूट के माध्यम से पूरा सॉइल से जो न्यूट्रिशन सोखते रहता है अपने अंदर, इसके माध्यम से इसमें छोटे छोटे पत्ते, जस्ट लाइक जिसका भी पेड़ है उसके पत्ते धीरे धीरे करके इसमें जन्म लेना शुरू कर देंगे। तो यही जो प्रोसेस होता है ना, इसी सिंपल मेथड को हम लोग कटिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि लोग समझते हैं कि अरे मैंने तो पेड़ काट दिया, अब ये कभी उगेगा ही नहीं। पेड़ को अगर सही मात्रा में न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो ज़रूर उगेगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग गुलाब, पूरा रोज़ प्लांट लेते हैं, ओके। देन जो रोज़ प्लांट होता है, मैं बना रही हूँ रोज़ प्लांट। ये रोज़ हो गया, ये उसके पत्ते हो गए। ये जो रोज़ प्लांट हुआ ना, इस रोज़ प्लांट का अगर हम इतना भाग को काट के इतना भाग को कहीं पे लगाते हैं तो वहाँ पे एक नया रोज़ प्लांट अपना एडेप्टेशन ज़रूर कर लेगा, ओके। तो आई होप कि आपको कटिंग समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में, ओके। देन ग्राफ्टिंग क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ग्राफ्टिंग होता है कलम लगाना। अब कौन सा कलम लगाना, ये वाला कलम नहीं लगाना होता है, ये तो मार्कर हो गया, कलम तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। ग्राफ्टिंग में होता है कलम लगाना। अगर हम हिंदी में बोले तो इसको कलम लगाना बोलते हैं। अब हम समझते हैं रियल में कलम लगाना होता क्या है। तो कलम लगाना ही होता, मान लीजिए मैंने एक आम का पेड़ लिया, ये हो गया आम का पेड़, ओके। यहाँ पे छोटे छोटे डालियाँ दी गई हैं, मैं सिंपल में दे रही हूँ। यहाँ पे डालियाँ, मान लीजिए ये एक आम की डाली है, ओके। हम लोग क्या करेंगे, इस डाली में थोड़ा सा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक आम की डाली को अलग से लिया, यहाँ पे इस डाली को हम लोग थोड़ा सा छील देंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उसको छील कर उसको इस टाइप में कुछ कर देना हम लोग को। जब इस टाइप में वो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को जितना भी पानी हो गया, खाद हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, फर्टिलाइज़र नॉट मैन्योर डालना है। जैसे हो गया गोबर हो गया, खाद, बीज, कोई भी मैन्योर आप लोग ऐड कर सकते हो, चाहे वो घर में ही बना क्यों ना हो। इसको यहाँ पे लगा देंगे एंड यहाँ पे एक कॉटन के कपड़े से उसको पूरी टाइट से एकदम दम लगा, पूरा एकदम ही मैन टाइप का दम लगा के इसमें रख देना है, ओके। एंड इसमें जो रख देंगे ना, उसके बाद इसमें पानी डालते रहना। इसमें इस प्रक्रिया को मतलब ग्राफ्टिंग होने में बहुत ही मेहनत लगत है। ग्राफ्टिंग होने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप किसी आम का पेड़ लगा रहे हो तो उसमें आपको लगभग 25 से 30 साल लगेंगे उस आम के पेड़ को पूरे एक अच्छे से फिट एंड फाइन ट्री बनने में। यहाँ पे मैंने ग्राफ्टिंग बताया, ओके। यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग इसमें लगातार एकदम रेगुलरली उसमें पानी डालते रहते हैं, खाद, बीज, सही टाइम पे खाना पीना उसको रियल अच्छा वाला देने लग जाते हैं, तो उसके बाद ये कम समय में एक अच्छा सा ट्री का रूप ले लेगा, जो कि होगा तो साइज में छोटा, लेकिन उसमें गुण बहुत सारे होते हैं ना। कहता है ना, एक मुहावरा है ना, छोटा पैकेट बड़ा वाला धमाका। तो यही होता है। ये ट्री का एक रूप ले लेगा, ओके। एंड इस ट्री में फड़ेंगे बड़े बड़े आम, खाने में तो लगेंगे हाय जन्नत, इतना अच्छा लगेगा वो आम खाने में आपको। जैसे यहाँ पे अभी बाज़ार में अभी आम का सीज़न चल रहा है, आने वाला है आम का सीज़न, तो अभी बाज़ार में बहुत सारे आम बिकेंगे, जस्ट लाइक मालदह, गुलाब खास वगैरह 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 वगैरह। तो इतने सारे आम बिकेंगे, उससे भी ज़्यादा मीठा, उससे भी ज़्यादा अच्छा मीठा रसीला आम इस ट्री में आएंगे। मान लीजिए ये आम है, इस ट्री में उससे भी ज़्यादा रसीले आम आएंगे।
तो इस कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये हुआ छोटा, ये लगभग इसकी हाइट इतनी होती है, ये इतना नहीं तो 1 से 1.5 फीट का ये एक ट्री होता है, उसमें आम आने लग जाते हैं। और इस ट्री का नाम क्या होता है पता है आप लोग को? इस ट्री का नाम होता है BONJI, बॉन्जाई ट्री। इस ट्री का नाम होता है बॉन्जाई ट्री। आप लोगों ने डोरेमोन तो देखा ही होगा। डोरेमोन वाले कार्टून में जो एक अंकल फील्ड जहाँ पे डोरेमोन नोबिता सब खेला करते थे बेसबॉल, उस फील्ड के बगल में एक घर जो हुआ करता था, वहाँ पे वो अंकल जो ढेर सारे ट्री रखा करते थे अपने कलेक्शन में, वो सारे जो ट्रीज थे वो बॉन्जाई ट्री ही थे। तो कभी कभी कार्टून से भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है। आज मिला ना कार्टून, मिला ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ग्राफ्टिंग वाले बॉन्जाई ट्री में मिला ना कार्टून। तो कभी कभी कार्टून देखना भी अच्छा होता है, देखा करो कार्टून। मुझे भी डोरेमोन बहुत पसंद है गाइस। सच्ची सच्ची कमेंट करना किसको किसको डोरेमोन पसंद है और किसको किसको कौन सा कार्टून पसंद है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे अब स्पोरोजेनेसिस के बारे में। स्पोरोजेनेसिस होता क्या है? ये एक प्रक्रिया, एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं आलू का। ये हो गया आलू। आलू तो किसको नहीं पसंद है? आलू तो सब खाता है, हरा सब्जी जाए भाड़ में, हमको तो आलू खाना है, हमको तो आलू पसंद है। आप यहाँ पे आलू देख लो, आलू का यहाँ पे आलू में भी स्पोरोजेनेसिस होता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आलू का। जैसे आप लोगों ने बचपन में क्या, तो अभी भी देखा होगा कि आलू में ना छोटे छोटे आँख निकल आते हैं, ऐसे करके जो आँख निकल आते हैं, कौन वाले ई वाले आँख नहीं निकल आते हैं, वो इस टाइप का कुछ, अगर हम उसको जूम करके देखें तो इस टाइप का कुछ रहता है, वो उसको हम लोग आँख कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ये जो आँख होता है ना, वो आँख ये जो आँख रहता है ना, अगर हम आलू से इस आँख को हटा देते हैं, मान लीजिए ये हो गया आलू, ये आँख तो हट गया। ये आँख के हटने के बाद अगर हम इस आँख को जमीन के नीचे गाड़ के, मान लीजिए ये आँख हमने गाड़ दिया, ओके, ये हो गया ज़मीन, हमने गाड़ दिया आँख, पानी दे रहे हैं, पूरा पानी वानी आ रहा है इसमें। उसके बाद ये लेता है एक अच्छा वाला पेड़ का रूप, प्लांट का रूप आलू का। लाजवाब, खाते खाते मन न भरेगा। इसमें रहता है स्पोरोजेनेसिस। जैसे आलू हो गया, इसी प्रक्रिया को इसमें जब हम लोग गाड़ के एक नया आलू का पौधा उग जाते हैं, इसी प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मैंने भी बचपन में ट्राई किया था ये वाला प्रक्रिया करने का। मैंने माना कि इसमें पानी रोज देना पड़ता है, इसमें मैनुअर डालना पड़ता है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, बट मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत किया, इसका फल मीठा तो नहीं हुआ, बट आलू की सब्ज़ी तीखी ज़रूर होती, तीखी कैसे भी बने, लेकिन मेहनत का फल यहाँ पे मुझे बहुत टेस्टी मिला था। एंड वही मेहनत मैं भी यहाँ कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, एंड वही मेहनत आप लोगों को भी करनी है गाइज। इसको पढ़ने में आप मेहनत करोगे तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे। मम्मी पापा का सारा जो आपके पीछे वो अपना पैसा लगाते हैं, कम से कम उसका तो कुछ मम्मी पापा को गर्व होगा कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरे बच्चे पे मुझे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ हिम या हर। तो स्पोरोजेनेसिस भी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, शॉर्ट में सारा टॉपिक निकाल रही हूँ। अगर आपको इतना स्पोरोजेनेसिस तक में कोई भी इतनू सा भी दिक्कत हुआ ना, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उस दिक्कत का आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। अब हम लोग समझते हैं रीजनरेशन के बारे में। पता है आपको गाइज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना रीजनरेशन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कौन आता है अभी नहीं बताऊंगी, ट्विस्ट है। रीजनरेशन का हम लोग एग्जाम्पल सीधा ले सकते हैं। एक रीजनरेशन का सीधा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? छिपकली ले सकते हैं। छिपकली देख के डर गए क्या? पढ़ा रही है मैं बच्चों, सॉरी गाइज, छिपकली देख के डर गए क्या? पढ़ा रही है मैं। खासकर लड़कियां जो भी मेरे वीडियो को देख रही हैं, अगर आप लोगों को छिपकली से डर लगता है तो टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बना के पढ़ा रही हूँ, वो निकल के आपको खा नहीं जाएगी। तो यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ छिपकली का, ज़रूर देखिएगा यहाँ पे।
छिपकली हंस रहा है। चलो ये छिपकली बन गया। रीजनरेशन इसमें कैसे होता है गाइज, आप लोगों ने जरूर बचपन में लालच में आकर छिपकली का पूंछ जरूर काटा होगा। मैंने भी काटा, मैं भी लालची थी बचपन में। छिपकली का पूंछ काट के कहते थे इस पूंछ को रखने से ना बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, पैसा ही पैसा। बोलो क्या चीज़ है पैसा? लालच बुरी बला है, नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। बट बचपन में बच्चे थे तो बच्चे वाली हरकत बच्चे टाइप की होती है। तो यहाँ पे छिपकली की जो पूंछ है इसको हम लोग जो निकाल लेते थे उससे पैसा आने वाला रहता था, आपको लगता, लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है सब चीज़ से। तो छिपकली का ब्रेन कहाँ होता है? ऑब्वियसली छिपकली का ब्रेन उसके यहाँ पे होता है, भेजा में। तो यहाँ पे जो इसका ब्रेन होता है ना, अगर हम ब्रेन वाले पार्ट को छोड़कर छिपकली का पूंछ को काट देते हैं, छिपकली का पूंछ को काट दिया तो छिपकली कुछ दिन में नॉर्मली उसको 1 या 1.5 महीना में छिपकली उसको दोबारा रीजनरेट कर देगी, यानी कि दोबारा उसी टाइप में छिपकली अपने पूंछ को ले आएगी। जैसे मान लीजिए छिपकली की पूंछ तो कट गई है, मेरी फूटी की तो मेरी पूंछ कट गई, लेकिन छिपकली आपको टेंशन लेने की नहीं है ज़रूरत, आपकी पूंछ आ जाएगी। देखो धीरे धीरे छिपकली की पूंछ आ जाती है, बात खत्म। तो जिसने ये वाली प्रक्रिया की होगी ना, कमेंट तो ज़रूर करना, बिकॉज मैंने भी की है। आप अगर करे होगे तो कमेंट ज़रूर करना। लड़कियों छिपकली से डरो मत, यू आर द ब्रेव गर्ल, ब्रेव बनना है। चलो रीजनरेशन मेरा फेवरेट टॉपिक था, आई होप कि रीजनरेशन आपका भी फेवरेट टॉपिक बन गया होगा अभी से। रीजनरेशन मैंने आपको बता दिया, एंड यहाँ तक जो मैंने इतना ज़्यादा आपको भाषणबाजी दिया है, मैंने जो आपको समझाया, बताया, सिखाया, उम्मीद करूँगी, मैं होप रखूँगी आपसे कि आपको समझ में आया होगा। आपने अपने इस भेजे में एकदम बढ़िया से घुसा लिया होगा सब चीज़ को, एकदम अच्छे से फिट एंड फाइन तरीके से आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। ओके, तो नाउ वी आर स्टडी अबाउट एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन का क्या बोल सकते हैं एडवांटेज, यानी कि उससे हमें लाभ क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहला लाभ ये होता है कि इसमें लिखवाऊंगी नहीं, इसमें ये होता है कि मेट्स, यानी कि इसमें मेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेट यानी कि आपस में मेट करने का इंपॉर्टेंस नहीं होता है यहाँ पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों ना हो। एंड उसके बाद ये होता है कि इसमें जो होता है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पे रैपिडली काम करता है, रैपिडली रिप्रोड्यूस, यहाँ पे जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म वो बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ ये होता है, इसका एक और एडवांटेज, ये 4 एडवांटेज बताऊंगी नॉर्मली जो 8 और 10th में काम आते हैं। यहाँ पे ये छिपकली जो है ना, छिपकली नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एडवांटेज होता है उसमें ये होता है कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा लेस टाइम में, यानी कि बहुत ज़्यादा कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद सबसे अच्छा वाला एडवांटेज ये है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकता है, जो ठंडी हो, गर्मी हो, मौसम कैसा भी, ह्यूमिडिटी कैसी भी हो, टेम्परेचर कैसा भी हो, ये किसी भी क्लाइमेट रीजन टेम्परेचर में ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑक्योर्स हो सकता है। आप पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज होगा कि यहाँ पे सबसे डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होता है। बट यहाँ पे जो एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसको माता भी बनना पड़ता है, उसको पिता भी बनना पड़ता है, पूरा एकदम जो अपना न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसका देखभाल भी उसी को करना पड़ता है। इसीलिए ये पहला डिसएडवांटेज हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये हो गया कि इसमें जो डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन नहीं होता है ऑर्गेनिज्म में।
एंड उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो अच्छे से किसी भी रीजन में अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया, ये पूरा एग्जाम्पल ही हुआ। मैंने पूरा का पूरा इतना बड़ा वाला डायग्राम रचा, ये घसा, पूरा किया, बॉन्साई ट्री के बारे में समझाया, छिपकली के बारे में समझाया, छिपकली के बारे में समझाया, उसके बाद सब कुछ समझाया आपको। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से दिमाग में घुस गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी माइनर सी या फिर कोई इतना बड़ा दिक्कत क्यों ना हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो इस पूरे चैप्टर को समझने में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे किस में दिक्कत है, मैं आपको उसके बारे में रिप्लाई दे दूँगी। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो, मेरा आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।